अस्सलामुअलैकुम नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम इश्क ममनून नावल पढ़ेंगे जो लिखा है लाइबा नासिर ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। ये दिसंबर की एक ठिठुरती हुई रात थी। धुंध की वजह से रात ज़्यादा गहरी लग रही थी। वो सब इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद थे। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस चादर को नमाज के स्टाइल में लपेटी थी। दीवार से सर टिकाए खड़ी थी। नज़रें गोद में मौजूद इस मासूम वजूद पर टिकी थी। इसके साथ ही बेंच पर फातिमा बेगम बैठी थी, ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थी। इसकी नज़र आईसीयू के शीशे से सर टिकाए खड़े अंसर यज़दानी पर पड़ी थी। इस वक्त वो शख्स इसे बहुत हारा हुआ लग रहा था। कुछ खो जाने का खौफ इसके चेहरे पर बआसानी पड़ सकती थी। सामने जावेद यज़दानी सर झुकाए खड़े थे। मैं राबील विला की जान हूँ। राबील, इसके कानों में इसकी खनकती हुई आवाज़ गूंजी थी। इस घर के हर फर्द की जान बसती है मुझ में। राबील ने एक नज़र वहाँ मौजूद सब लोगों पर डाली और एक गहरी सांस ली थी। आंसू तवत्तर से इसका चेहरा भिगो रहे थे। हाँ, तुम सच कहती थी अर्श। राबील विला भले ही मेरे नाम से है, मगर इस घर के मकीनों की जान अर्श हदीद में बसती है। तुम हम सब की जान, तुम तो हम सब की जान हो। अर्श कोई ऐसे किसी की जान निकालता है क्या? सन्नाटे में इसकी सिसकी गूंजी थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। बाहर निकलने वाला अर्श यज़दानी था। अंसर तीर किसी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था। अर्श कैसी है? वो ठीक है ना? मैं मिल लूँ इससे? अशर आंखों में नमी लिए अपने भाई को देख रहा था, जैसे इस पर गुजरी क़यामत आगाह करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा हो। अंसर, मेरी बात गौर से सुनो। वो इसे शानों से थामे कह रहा था। अर्श इज़ नो मोर। हमारी अर्श अब नहीं है। अंसर, वो चली गई। ये अल्फाज नहीं थे, गम का पहाड़ था जो इन लोगों पर टूटा था। अंसर, सुन रहे हो ना तुम? हमारी अर्श अब हमारी साथ नहीं है। वो इसे झंझोड़ते हुए कह रहा था। यकदमी अंसर जैसे होश में आया था। आईसीयू की तरफ भागा था। स्ट्रेचर पर पड़े बेजान वजूद को बेयकीनी से देखा था। अर्श जान, देखो अशर क्या कह रहा है। कहता है अब आप नहीं उठेंगी। वो इसके मेहंदी लगे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कह रहा था। अर्श, आंखें खोलें। देखिए, हमारी फरिश्ते, हमारी छोटी सी परी आई है। आपने कहा था ना सबसे पहले आप गोद में लेंगी। उठे ना, इसे गोद में लें। देखिए, राबील ने आपसे पहले ले लिया है इसे। अर्श, प्लीज़ ना सताए ना हनी। वो इसकी बंद आंखों को चूमते हुए कह रहा था। इसने साकित खड़ी राबील की तरफ देखा था। अर्श, देखे राबील, इसका निकाह है ना आज। उठे ना। देखे राबील, तुम कहो ना इसे। उठे। मुझसे ज़्यादा तुम्हारी बात सुनती है ये। वो दीवाना वार इसके पुकार रहा था, मगर वो आज इसकी सुन नहीं रही थी। राबील ने पथराई नज़रों से अर्श का बेजान वजूद देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी से कुछ घंटों पहले तक इससे मस्तियाँ करती इसकी अर्श, इसकी वाहिद दोस्त, इसकी बहन, अब इसके साथ मौजूद नहीं थी। इसने बेयकीनी से गोद में सुकून से सोए फरिश्ते को देखा था और फिर एक नज़र अंसर यज़दानी पर डाली थी, जो अब इसकी गोद से फरिश्ते को लेता है इसे सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। अर्श, ऐसा नहीं कर सकती, वो बड़बड़ाई थी। अर्श, तुम तो मेरे साथ इस दुनिया में आई थी। अर्श, हम तो सारी चीज़ें साथ ही करते थे। तुम अकेली कैसे जा सकती हो? वो अर्श के हाथ पकड़े हल्की आवाज़ में कह रही थी। बोलो ना अर्श, अकेले जा रही हो? मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? अर्श अगले ही लम्हे इसकी चीखें अर्श हिला रही थी। वो रात अंधेरी थी और इनकी जिंदगियां भी अंधेरी कर गई थी। वो पिछले 2 घंटों से अर्श की कब्र पर बैठा इसकी कब्र पर हाथ फेर रहा था। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से कब्र में उतारने के बाद भी वो जिंदा है। घर चल अंसर, घर पर भी सबको संभालना है ना। अशर ने
इसके कंधे को थपथपाते हुए इसे दिलासा देने की कोशिश की थी। अंसर मेरी तरफ देख, नुकसान तो मेरा भी हुआ है ना, मैंने भी तो बहन खोई है यार। बस अशर, मैं जानता था कि वो ये सब किस हवाले से कह रहा था। कल से सबको दिलासा देते अब इसके अपने हौसले पस्त हो रहे थे। अर्श को यहाँ अकेले छोड़ के चला जाऊँ? इसने नज़रें नहीं उठाई थी। तू जानता है ना, इन्हें अंधेरे से डर लगता है, वो बहुत धीमी आवाज़ में कह रहा था। अशर बामुश्किल भी ही सुन पाया था। देख, अशर खुद अंधेरे से इतना डरती थी और मेरी ज़िंदगी ही अंधेरों की नज़र कर गई। इस वक्त अशर को वो कोई बच्चा लग रहा था जो अपना खिलौना छीन जाने पर रोता है, इसे वापस पाने की ख्वाहिश करता है। मगर जो वो खो चुका था वो खिलौना नहीं था, वो इंसान थी, इसकी अर्श थी, जो वापस नहीं आ सकती थी। अर्श बहुत मुश्किल से इसे उठाने में कामयाब हो चुका था। चल घर चले फरिश्ते। अर्श की निशानी एक बार फिर इसकी आंखों से आंसू रो रवा हो चुके थे। अशर ने ताज्जुब से इसे देखा था। राबी, मेरा बच्चा उठो यहाँ से, मेरी जान। फातिमा बेगम के पुकारने पर इसने खाली नज़रों से इन्हें देखा। वो भी अभी तक कल वाले दुल्हन के लिबास में ही फरिश्ते को गोद में लिए वहीं बैठी हुई थी जहाँ कुछ देर पहले अर्श को रखा गया था। राबी, उठो बेटा, लाओ फरिश्ते को मुझे दो और ये कपड़े चेंज करो। जाओ फ्रेश होकर नीचे आओ। इन्होंने इससे नज़रें चुराते हुए रोंदी आवाज़ में कहा था। गम तो सबका एक ही था, बस कोई जल्दी संभल जाता है और किसी को ज़िंदगी दरकार थी। जी मामा। वो आंसू पीती फरिश्ते को इनकी गोद में देकर अपनी और अर्श की मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे में हर चीज़ वैसे ही पड़ी थी जैसा कल वो छोड़ कर गई थी, मगर फिर भी कितना खाली लग रहा था। अर्श, वो बेख्तियार से सक उठी थी। क्यों चली गई हो तुम? मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, जानती हूँ ना। वो दीवार में लगी तस्वीरें देख रही थी। बचपन से अब तक इन दोनों की बहुत सी तस्वीरें थी, एक जैसी, एक तरह के कपड़ों में, एक ही जैसे मेकअप में। मामा जानी, राबी की शादी भी मेरे साथ ही करवा दे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों सब कुछ साथ साथ करेंगे। इसके कानों से इसकी आवाज़ टकराई थी। इसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। कल ही तो अर्शी से तैयार कर रही थी। बैठो इधर, तुम निकाह है तुम्हारा, आज तो कुछ लगा लो, वरना जलाबीब डर के भाग जाएगा। इसने खाली नज़रों से अपनी मेहंदी और चूड़ियों से सजी हथेलियों को देखा था और फिर मेहंदी से लिखे नाम को। जलाबीब, इसी नाम से तो कल अर्शी से छेड़ रही थी। वो बुरी तरह से इसकी सिसकती बैठती चली गई थी, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारकर चूड़ियाँ तोड़ रही थी। कितने ही कांच इसकी कलाई में चुभ रहे थे, पर इसे होश कहाँ था। अर्श प्लीज़ आ जाओ। अर्श, देखो ना मैं रो रही हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो। अर्श, काफ़ी देर रोने के बाद वो शावर लेने के बाद कपड़े चेंज करके नीचे आई तो करीबन लोग जा चुके थे। लाउंज में सिर्फ घर के लोगों के साथ जलाबीब बैठा हुआ था। अंसर फरिश्ते को गोद में लिए बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। जलाबीब ने बगौर इसे देखा था। सफ़ेद सूट में दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में चेहरे के गिर्द लपेटे वो बहुत उदास सी लग रही थी। इस लड़की ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। इसने पूरी शिद्दतों से चाहा था राबील हदीद को। इसकी नज़रें अभी भी राबील के चेहरे पर टिकी थी। दिल ने बेख्तियार इसकी सूजी आंखों को छूने की ख्वाहिश की थी। कल वो इसके नाम होने जा रही थी, मगर किस्मत में आगे क्या होना था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। थोड़ी कोशिश के बाद वो अपनी नज़रें राबील पर से हटाने में कामयाब हो गया था। राबील से एक बार भी नज़रें उठाकर इसे नहीं देखा गया था। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो खड़ा हुआ था। अच्छा अंसर, मैं चलता हूँ, ख्याल रख यार अपना, अपने लिए नहीं तो फरिश्ते का सोच। वो अंसर से मिलता अलविदाई नज़रें राबील पर डालता चला गया था। राबील ने एक गहरी सांस ली थी। नज़रें आप ही हथेली पर लिखे नाम पर थी। वो नहीं जानती थी कि ये नाम अब इसकी किस्मत में था भी या नहीं।
अर्श के इंतकाल को 3 दिन हो गए थे। वो इस वक्त अपने कमरे में बेड से सर टिकाए बैठा था। इसका सर दर्द से फट रहा था। आप चली गई अर्श, यादें छोड़ गई हैं। कदम कदम पर आपकी यादें हैं, आपकी हंसी, आपकी शरारतें, ये मुझे सांस नहीं लेने देती। अर्श आंसू तवातर से इसका चेहरा भिगो रहे थे। जहन बार बार माजी में भटक रहा था। कितने हसीन पल बिताए थे इसने अर्श के संगत में। आह अर्श, इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया आपने। वो एक बार फिर सिसका था। आंखों के सामने कुछ रोज़ पहले का मंजर लहराया था। आप एक बात जानते हैं अंसर? वो दिलचस्पी से इसे कोई बात बताने के मुंतज़िर थी। जी नहीं मिसिस, आप बताएंगी तो जान जाऊंगा, इसने इसकी गोद में सर रखते हुए कहा था। मैंने कहीं पढ़ा था मियाँ बीवी ना घड़ी की 2 सुइयों की तरह होते हैं। जब शादी होती है दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जैसे घड़ी में 12 बज गए हों। वो इसके बालों में उंगलियां चलाती धीमी आवाज़ में कह रही थी। इसकी बात पर अंसर का फलक जिगाफ कहकर गूंजा था। ये बिल्कुल ठीक कही मिसेस, 12 बज जाते हैं। वो एक बार फिर हंस रहा था, मगर अगले ही लम्हे अर्श को रोने के लिए तैयार देखकर इसकी हंसी को ब्रेक लगा था। अरे ये क्या, मैं तो मजाक कर रहा था मिसेस। वो ये आंसू नहीं निकलना चाहिए, इसने जैसे वार्निंग दी थी अर्श को, और जवाबन अर्श ने फ़ौरन आंसू साफ कर लिए थे। चलिए आगे बताएं, 12 बजने के बाद क्या होता है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए इससे पूछ रहा था जैसे इस बात की मुंतज़िर थी। दोबारा शुरू हो गई थी। फिर इनकी लाइफ में बेबी आ जाते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे घड़ी में 6 बजते हैं। अब अंसर इसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था। फिर इसने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। फिर बच्चे बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में बड़े होने लगते हैं, तो वो बूढ़ा बूढ़ी फिर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगते हैं और फिर से घड़ी में 12 बज जाते हैं। अंसर ने इसकी बात काटी थी। जवाबन वो खिलखिला के हंसी थी। हाँ, और मैं आपके साथ अपनी घड़ी में फिर से 12 बजने तक इसी तरह रहना चाहती हूँ। जो हुक्म सरकार। हमारी घड़ी में कभी 6 नहीं बजेंगे, इसने अपने सर खम करते एक अदा से कहा था। फिर अर्श की खिलखिलाती हुई हंसी कमरे में गूंजी थी। अर्श, देखे ना, मेरी ज़िंदगी की घड़ी भी 6 बजे पर आकर रुक गई है। अर्श, आप इतनी दूर चली गई हैं मुझसे। वो घड़ी की तरफ देखता हुआ फिर सिसक रहा था। इसकी ज़िंदगी तो वाकई ठहर गई थी। घड़ी की सुई 6 से आगे नहीं चल रही थी। माजी, मामा, मेरी मामा सच में इतनी खूबसूरत थी क्या? वो अना बेगम की तस्वीर पर नम आंखों से हाथ फेरते हुए कह रही थी। हाँ, बहुत हसीन थी तुम्हारी मामा, बिल्कुल तुम्हारे और राबी की तरह। फातिमा बेगम ने इसे प्यार करते हुए जवाब दिया था। मगर एक बात तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? इन्होंने मसनूई खफगी से इसके कान पकड़ते हुए कहा था। आप मामा तो दुनिया की बेस्ट मामा हैं, मेरी प्यारी मामा। पीछे से राबी लाड से इनसे लिपटी थी। इन्होंने अर्श के कान छोड़कर मोहब्बत से दोनों को साथ लगाया था। मेरी जान, 6 दिन की थी तुम दोनों जब जावेद ने मेरी गोद में दिया था। दोनों मासूम परियां जैसी थी। वो नम आंखें लिए दोनों को प्यार कर रही थी। लोग कर दिया ना मेरी मामा को इमोशनल। 1000 दफ़ा कहा अपनी ज़बान की चार्जिंग ज़रा कम रखा करो, राबील ने खफगी से अर्श से कहा था। बस मामा, अंसर भाई आ जाए ना फ़ौरन, इसे रुखसत करें आप, फिर मैं, बाबा और आप मज़े करेंगे। राबील ने सेब काट कर प्याला फातिमा बेगम के हाथों में पकड़ाते हुए कहा था। क्यों, अशर भाया को क्या मरीख पर भेज दूंगी तुम? और मामा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, इसने राबील के हाथ से सेब छीनते हुए गुस्से में कहा था। साथ ही दूसरे हाथ आंसू को साफ किया था, जो अंसर के आने का सुनते ही बहने को तैयार हुए थे। क्यों तंग कर रही हो भाई राबी मेरी बच्ची को? चलो जाओ, शाबाश, पुलाव चढ़ाओ। अर्श ने भी उठो मेरी जान, अर्श तुम भी उठो मेरी जान, कबाब बनाओ। वो दोनों को काम पे लगाती खुद भी उठकर खड़ी हो गई थी। क्यों मामा, अशर भाई ने फिर से किसी मेहमान को बुला लिया है क्या? कबाब
कबाब बनाने का सुनकर अर्श का मूड ख़राब हुआ था। इस तरह नहीं कहते मेरा बच्चा, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं मेरी जान। इन्होंने इसे प्यार से तंबीह की थी। अच्छा बता तो दे मामा, कौन सी रहमत आ रही है पुलाव खाने? बगैर कबाब के काम नहीं चल सकता क्या? वो भी अर्श थी, सदा की कमचोर। राबील ने नफी में गर्दन हिलाई थी। इसका कुछ नहीं हो सकता। जलाबीब आ रहा है बेटा, फातिमा बेगम ने अर्श को उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। चलो अब जल्दी जाओ, कबाब तैयार करो, अशर इसके साथ आता ही होगा। जलाबीब किचन में जाती राबील एक लम्हे के लिए रुकी थी, फिर अगले ही लम्हे सर झटक के काम में लग गई थी। जावेद साहब और हदीद साहब दो भाई थे। हदीद साहब जावेद साहब से 5 साल छोटे और इनके बेहद लाडले थे। हदीद साहब की शादी जावेद साहब और फातिमा बेगम ने अपनी पसंद से अना बेगम से की, जो कि इनकी खाला की बेटी भी थी। जावेद साहब की 2 बेटे अशर और अंसर थे। दोनों ख़ानदानों में मिसाली मोहब्बत थी। फातिमा बेगम और जावेद साहब की खुशी की इंतहा ना थी जब इन्हें हदीद साहब के यहाँ जुड़वां बच्चियों की पैदाइश की खबर मिली, मगर ये खुशी बहुत मुख्तसर थी, क्योंकि अस्पताल से वापस वे कार एक्सीडेंट में अना बेगम और हदीद साहब मौका पर ही दम तोड़ गए थे। यूं अर्श और राबील फातिमा बेगम की गोद में आ गई थी। वो दोनों अशर से 10 जबकि अंसर से 8 साल छोटी थी। दोनों में जान बसती थी सबकी। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो काफ़ी देर से अपने बराबर में सुकून से सोई फरिश्ते को देख रही थी। इन 6 दिनों में वो ये तो जान गई थी कि फरिश्ते नींद की बहुत पक्की थी। वो आम बच्चों की तरह रातों में रोती नहीं थी। इसने हल्का सा झुककर फरिश्ते को प्यार किया। वो हल्का सा कसमसाई, फिर पुरसुकून होकर सो गई थी। इसे देख कर राबील उदासी से मुस्कुराई थी। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है अर्श, नींद की बिल्कुल पक्की। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद ना थी। आंसू ना चाहते हुए भी इसके चेहरे को भिगो रहे थे। फजर की अजान की आवाज़ आने पर एक पुराना मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया था। अर्श अर्श उठो, नीस्ती नमाज पढ़ो, वक्त निकले जा रहा है। वो आज फिर अर्श को नमाज के लिए उठा रही थी, जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्श उठो जल्दी, हमेशा फजर की नमाज में तुम यही करती हो। इसने ज़बरदस्ती अर्श के ऊपर से कंफर्टर हटाया था। राबी की बच्ची, क्या मुसीबत पड़ी है? क्यों आधी रात में उठा रही हो तुम मुझे? मैं मामा को शिकायत करूँगी तुम्हारी। वो गहरी नींद से उठाए जाने पर रोंदे हुए लहजे में कह रही थी। ठीक है, कर देना शिकायत भी, अभी तो उठो, नमाज का वक्त निकल रहा है। वो रसान से कहती ही इसे उठाने में कामयाब हो चुकी थी। अल्लाह करे राबी तुम्हारी सास तुमसे कपड़े धुलवाए, तुम्हारा शौहर तुम्हें आलू टिंडे खिलाए। वो रोते हुए कहती उठ बैठी थी। राबील को इस पर टूट के प्यार आया था। इसने नरमी से इसे रोककर इसके आंसू साफ किए थे। इतनी सी बातों में रोना कब छोड़ोगी तुम? राबील ने इसका चेहरा हाथों में लेकर पूछा था। जवाब में रूठी लग रही थी। तुम प्यार से उठाया करो ना, थानेदारनी की तरह उठाते हो तुम तो, इसने नाक चढ़ाते हुए बच्चियों की तरह कहा था। अच्छा, आप प्यार से उठाया करूँगी तुम्हें। जाओ नमाज पढ़ लो अब। राबील ने इसके गाल खींचे थे और वो फ़ौरन वज़ू बनाने चल दी थी। यही आदत तो इसकी सबको पसंद थी। वो फ़ौरन मान जाती थी, किसी से नाराज़ नहीं रहती थी। तुम हमेशा तंग करती हो अर्श, बहुत तंग करती हो तुम मुझे। वो दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेटती बुरी तरह से इसकी थी, मगर आज इसके रोने पर तड़प जाने वाली अर्श नहीं थी। माजी, वो जोहर की नमाज पढ़ के नीचे आई तो घर पर गैर मामूली तौर पर शोर ज़्यादा था। ड्राइंग रूम में अशर के साथ जलाबीब को बैठे देखकर वो डायरेक्ट किचन में गई थी। अर्श काउंटर पर बैठी ट्राइफल से इंसाफ कर रही थी। खाते ही रहना तुम, वज़न देखो अपना। वो अर्श को कहती फातिमा बेगम की तरफ आई थी। मामा कुछ हेल्प करवा दूँ? हाँ मेरा बच्चा, बस केक ओवन से निकाल लो, बेक हो गया होगा। और अर्श तुम जाओ टेबल सेट करो बेटा।
इन्होंने राबील के साथ अर्श को भी काम में लगाया था। मामा पहले इसे कहें मुझे सॉरी कह, देखे मेरा वज़न इसके ही जितना तो है, फिर ये मेरे खाने पे नज़र क्यों लगाती है। वो रोने के लिए तैयार थी, साथ ही ट्राइफल का आखिरी चमचा मुंह में डाल चुकी थी। हाँ मेरा बच्चा, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। राबी तुम क्यों मेरी बच्ची को तंग करती हो भाई। इन्होंने मसनूई खफगी से राबील को देखा था। मामा इट्स नॉट फेयर, आप इसे मेरी तरह नहीं कहा करें, मेरे बाल इससे लंबे हैं। राबील ने एहतजाज किया था। भाई अब हो एक जैसी तो एक जैसी ही कहूँगी ना। इन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा था। सिर्फ शक्ल में ही एक जैसी हैं ये मामा, और इतनी एक जैसी हैं कि बंदा राबील समझकर अर्श की तारीफ कर दे। जवाब राबील की बजाय अशर की तरफ से आया था। वो खाने का कहने आया था। फातिमा बेगम की बात सुनकर राबील के साथ मैदान में आ गया था। इसने मुस्कुराहट दबाकर अर्श को देखा जो रोने के लिए तैयार इन दोनों को ही देख रही थी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये तुम रोने क्यों लगती हो हर बात में। अंसर के पानी का खर्चा बचा लोगे तुम। अंसर के पानी का खर्चा बचा लोगी तुम, रो रो के टैंकी तो फुल कर ही दोगी। अशर ने इसे अपने साथ लगाते हंसते हुए कहा था। वो जो आंसू पोंछ रही थी अंसर का नाम सुनकर दोबारा जोरों शोर से रोने लगी थी। अर्श चुप हो जाओ ना गुड़िया, तुम तो मेरे भाई का नाम सुनते ही ऐसे रोने लगती हो जैसे सामने आते ही वो तुम्हें खा जाएगा। अशर ने इसके आंसू साफ करते हुए शरारत से कहा था। चलो भाई बच्चों, अब आ भी जाओ किचन से बाहर। अशर तुम जाओ, जलाबीब को भी बुला लाओ, इसने अकेले ड्राइंग रूम में छोड़कर यहाँ बहनों के साथ लगे हुए हो। और अर्श तुम भी जाओ, फ्रेश होकर टेबल पे आ जाओ, राबी सेट कर देगी मेरे साथ टेबल। अशर के जाने के बाद इन्होंने इसे भी बाहर भेजा था। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, इतनी इतनी सी बात पर यूँ रोने लगती है। इन्होंने इसकी पुश्त देखते हुए फिक्रमंदी से कहा था। अब परेशान नहीं हुआ करे मामा, हम सब हैं ना अशर के लिए। राबील ने सारी चीज़ें सलीके से टेबल पर सेट करते हुए इन्हें दिलासा दिया था। जब तो मैंने अंसर के बाहर जाने से पहले ही इसका निकाह करवा दिया अपनी अर्श से। मैं अपनी मासूम बच्ची को कहीं बाहर अपनी किसी कोलीग को पसंद नहीं भेजने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अशर भी अपनी किसी कोलीग को पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारी शादी अशर से करवा देती। मेरी दोनों बच्चियां मेरी नज़रों के सामने रहती, और क्या चाहिए था मुझे। मगर ये आज कल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। कहता है राबी और अर्श मेरी बहनों की तरह हैं। इन्होंने दुखी दिल से राबील को देखते हुए कहा था। ओहो मामा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। अशर भाया भाई हैं हमारे, आप ये सब नहीं सोचें प्लीज़। और किस्मतें तो ऊपर से ही तय होती हैं मामा, किसकी किस्मत में कौन है ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। और मुझे और अर्श को समर भाभी बहुत पसंद हैं। अंसर भाया आ जाएं तो हम इनके घर चलेंगे अशर भाई का रिश्ता लेकर। इसने रसान से फातिमा बेगम को समझाया था। मेरी बेटी बहुत समझदार है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। इन्होंने राबील की पेशानी चूमते हुए कहा। वो मुस्कुराई थी। अल्लाह पाक मेरे नसीब में कुछ बुरा लिख ही नहीं सकते। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले करते हैं मामा। जो रब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है वो कैसे इसके नसीब में कुछ बुरा लिख सकता है। वो ऐसे देखकर रह गई थी। इसने अपना दुपट्टा फिर से नमाज की तरह ठीक से बांधा था। फातिमा बेगम ने इसे प्यार से देखा था। वो जानती थी कि वो पर्दे के मामले में बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन ख्याल ज़रूर रखती थी। जब से इसने होश संभाला था वो अशर और अंसर के सामने भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। अर्श इसके मुकाबले में थोड़ी लाउबाली सी थी। नमाज की आदत इन्होंने सब बच्चों में बचपन से ही डाली थी। राबील की ये आदत भी खुद ब खुद पुख्ता हो गई थी। अशर और अंसर के अलावा सिर्फ जलाबीब ही कभी कभी घर में आ जाया करता था। वजह इसका अशर का बहुत अच्छा दोस्त होना था। अशर जलाबीब के साथ अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने ख्याल से चौंकी थी। कैसे हो जलाबीब, बहुत दिनों बाद याद आई।
याद आई है हमारी बेटा, इन्होंने जलाबीब के सर पर हाथ फेरते हुए शिकवा किया था। ऐसी बात नहीं है आंटी, बस टाइम नहीं मिल रहा था। मैं तो काफ़ी दिनों से आना चाह रहा था। इसने आराम से जवाब देते एक नज़र राबील पे डाली थी, जो खामोशी से नज़रें झुकाते खाना निकाल कर फातिमा बेगम के आगे रख रही थी। मुझे भी जल्दी खाना दे दें, मामा बहुत भूख लग रही है। अर्श ने अपने अंदर आने का ऐलान किया था। फातिमा बेगम समेत बहुत सबके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। आए बैठ जाएं आप भी अर्श, जलाबीब ने मुस्कुराते हुए कहा तो अर्श ने हैरत से इसे देखा था। आप कैसे जानते हैं कि मैं अर्श हूँ? आप दोनों को तो कोई नहीं पहचान पाता, हम दोनों को तो कोई भी पहचान नहीं पाता कि कौन राबील है और कौन अर्श। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैलाए पूछ रही थी। मैं राबील को पहचान जाता हूँ, मैं राबील को हज़ारों में भी पहचान सकता हूँ, इसने आहिस्तगी से कहा था। इसके जवाब पर जहाँ अर्श ने हैरत से इसे देखा था, वहीं फातिमा बेगम के लिए पानी निकालती राबील के हाथ में बेइख्तियार कांप उठे थे। मेरा मतलब है राबील का गेटअप आपसे मुख्तलिफ होता है ना? इसने अपनी बात को कवर करने की कोशिश की थी। मामा मैं जाऊँ? राबील ने लर्जती आवाज़ में कहा था। अरे बैठ जाओ ना, यहीं खा लो प्लीज़, किचन में तुम अकेले कैसे खाओगी? अर्श ने इसका हाथ पकड़कर बैठा दिया था। अर्श प्लीज़। राबील कोई बात नहीं बेटा, खा लो सबके साथ ही। इसने मजामत करनी चाहिए मगर फिर फातिमा बेगम के कहने पर बैठ गई थी। इस पूरे अरसे में इसने एक बार भी जलाबीब की जानिब नज़रें उठाकर नहीं देखा था। वो खामोशी से प्लेट में चम्मच हिला रही थी। जलाबीब ने महसूस किया कि वो इसकी मौजूदगी में ठीक से खा नहीं पा रही थी। कभी अपने हाथों को चादर के अंदर करती, कभी निकालती। वो नर्वस नहीं थी मगर एक अजीब सी बेचैनी थी इसके वजूद में, जैसे जलाबीब कोई नाम नहीं दे सका था। वो जल्द ही टेबल से उठ गया था और जब हाथ धोकर वो आया तो इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो टेबल से उठ चुकी थी। इसके होंठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी जो अशर की नज़रों से छुपी नहीं रह सकी थी। इसके टेबल से उठते ही वो जल्दी अपना खाना ख़त्म करके उठ गई थी। किचन में आकर इसने गहरी सांस ली। इस आदमी की नज़रें इसे कंफ्यूज कर रही थी। तुम जलाबीब भाई के सामने इतना डर क्यों जाती हो राबील? इसके पीछे ये अर्श भी किचन में आई थी। मैं डरती नहीं हूँ अर्श, पर वो नामहरम है, मैं इनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसने चाय चढ़ाते हुए जवाब दिया था। हाय राबी, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती कभी कभी, अर्श ने मुँह बनाया था। तुम अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर नहीं दो, ये चाय दे देना वहाँ सबको, इसने अर्श की कॉल खींचते हुए कहा था। तुम कहाँ जा रही हो? कमरे में, अर्श को जवाब देते वो किचन से निकल गई थी। मुबादा अर्श काम के डर से रोना ही शुरू ना कर दे। वो काफ़ी देर से अपने कमरे में बैठा था, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। अर्श के इंतकाल को 1 हफ़्ता गुजर गया था। अपने और राबील के बारे में अभी इसने कोई बात नहीं की थी अशर से। वो अच्छी तरह जानता था अर्श राबील के लिए क्या थी, मगर इसे 1 हफ़्ते में एक बार भी राबील का ख्याल इसके जहन से नहीं निकला था। इस 1 हफ़्ते में वो जितनी बार भी राबील विला गया था, राबील की आंखों की सोचन इसकी नज़रों से मख्फी नहीं रह सकी थी। इसने इस लड़की को पूरी शिद्दतों से चाहा था। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर भी वो तड़प उठता था। इसकी सोचों को दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने तोड़ा था। आ जाए खाला भी, वो जानता था खाला भी ही होंगी। इसके कमरे में इनके अलावा और कोई नहीं आता था। नाश्ता कर लो जलाबीब बेटा, इन्होंने नरमी से कहते हुए ट्रे टेबल पर रखा था। मैं नीचे आ जाता ना खाला भी, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? इसने शर्मिंदगी से कहा था। अगर मैं नहीं आती तो तुम आज भी बग़ैर नाश्ता किए ही चले जाते। इन्होंने इसे मज़ीद शर्मिंदा किया था। पिछले 2 दिनों से वो बिना नाश्ता किए ही चला जा रहा था। तुम्हारी बीवी आ जाए तो वो तुम्हें प्यार से खिलाया करेगी, फिर मैं देखूंगी तुम कैसे नाश्ता किए बगैर जाओगे। ये प्यार की भी आपने खूब कही खाला भी, मेरे तो बाप ने ही आज तक मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसका मैं हकदार हूँ। वो उदासी से मुस्कुराया था। जलाबीब के बाबा जवार साहब शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। इनके पास जलाबीब को देने के लिए सब कुछ था सिवाय मोहब्बत और वक्त के। वो इसके बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे अपनी बिजनेस डील को। वो काफ़ी देर से फरिश्ते को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था।
पर वो मज़ीद रोने लग रही थी। वो रो रो कर इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बिलाखिर थक हार कर वो इसे लेकर राबील के कमरे की तरफ गया था। हल्की सी दस्तक से ही दरवाज़ा खुल गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सोफ़े पर बैठी शायद कुरान पाक पढ़ रही थी। फरिश्ते की रोने की आवाज़ सुनकर वो भी अंसर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। क्या हुआ? फरिश्ते को अंसर भया। ये इस तरह रो क्यों रही है? इसने फ़ौरन ही फरिश्ते को अंसर की गोद से ले लिया था और फरिश्ते राबील की गोद में जाते ही बिल्कुल चुप हो गई थी। अंसर ने हैरत से फरिश्ते की जानिब देखा जो अब राबील को देख कर हूँ हाँ की आवाज़ें निकाल रही थी। ये काफ़ी अटैच नहीं हो गई है तुमसे? इसने राबील से कहा था, मगर नज़रें अब भी फरिश्ते पर ही मरकूज़ थी। इसे अटैच होना ही चाहिए। आनी इतना प्यार जो करती हैं इससे। क्यों फरिश्ते, आप भी प्यार करती हो ना आनी से? राबील ने इसके लहजे पर गौर किए बगैर फरिश्ते को प्यार करते हुए जवाब दिया था। वो इस बात में सर हिलाता फरिश्ते पर एक गहरी नज़र डालकर चला गया था। माजी। आज मौसम सुबह से ही बहुत खुशगवार था। वक्फे से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अशर अस्पताल से डायरेक्ट जलाबीब के घर चला गया था। दरवाज़ा खाला बी ने ही खोला था। वो जानता था जलाबीब के घर पर और खाला बी के अलावा कोई नहीं होता। इसके बाबा कभी कभी ये घर पर होते थे। अस्सलाम वालेकुम खाला बी, कैसी हैं आप? इसने खाला बी को सलाम किया, साथ ही इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम अपने दोस्त की कुछ खबर लो। कल से तुम्हारे पास से आकर कमरे में बंद हुआ पड़ा है। अल्लाह जाने किसकी तस्वीर बना रहा है। कहता है खाला बी पेंटिंग कर रहा हूँ। इन्होंने जलाबीब की जगह इसकी क्लास ली थी। आप फिक्र ना करें खाला बी, मैं देखता हूँ इसे। वो खाला बी से कहता हुआ जलाबीब के कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इसने अपनी जेब से डुप्लीकेट की निकाल ली थी जो हर वक्त इसके पास रहती थी। इन दोनों के बीच कोई चीज़ पर्सनल नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही वो ठटका था। सामने ही जलाबीब कैनवस पर तस्वीर बना रहा था। इसे जलाबीब की तस्वीर बनाता देखकर हैरानी नहीं हुई थी, वो तो तस्वीर देखकर हैरान हुआ था। नज़रें झुकाए सफ़ेद दुपट्टे के हाले में वो खूबसूरत तस्वीर राबील की थी। इसने एक नज़र तस्वीर पे डाली थी और फिर जलाबीब को देखा था जो बहुत प्यारी मुस्कान होंठों पर सजाए इस तस्वीर पर रंग बिखेर रहा था। वो राबील की तस्वीर बनाने में इतना मगन था कि इसने अंदर आते अशर को भी नहीं देखा था। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, अशर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। तो तू बहुत छुपा रुस्तम निकला। दोस्त को बताना भी गवारा नहीं किया कि अब इसका यार बेकार हो चुका है। अशर ने इसके करीब बिल्कुल करीब आकर कहा था। इतने करीब के अशर की आवाज़ सुनकर जलाबीब पूछ रहा था, अशर तू क्यों आया? मेरा मतलब है तू कब आया? वो मुसलसल कैनवस को छुपाने की कोशिश में आगे पीछे हो रहा था। अभी ही आया हूँ। मैं तो खाला भी बता रही थी कि तू कल से कोई तस्वीर बना रहा है। मैंने सोचा मैं भी देख लूँ ऐसी कौन सी तस्वीर है जिसे मेरा दोस्त सब काम छोड़ छाड़ कर मुकम्मल कर रहा है। अब हट आगे से, मैं पहले ही देख चुका हूँ। अशर ने बहुत आराम से इस पर बम गिराया था। अशर देख यार, मैं तुझे बताता हूँ, तो प्लीज़ मुझे गलत नहीं समझना। और अबील कुछ नहीं जानती हैं इस बारे में, और तेरी कसम मैंने इनको बुरी नीयत से नहीं देखा। अशर वो आंखों में नमी लिए कह रहा था, पागल हो गया है क्या तू? मैं क्या तुझे जानता नहीं हूँ? तू ऐसी बात कर भी कैसे सकता है? और अबील मेरी बहन है। अगर तेरी नीयत पर मुझे शक होता तो आज तू सही सलामत खड़ा नहीं होता मेरे सामने। अब उठ साले, फिर तो मैं तेरा साला बन जाऊंगा। इसकी बात सुनकर जलाबीब ने हैरत से इसकी जानिब देखा था जो मुस्कुराकर इसको देख रहा था, और अगले ही लम्हे वो अशर के गले से लग गया था। अब छोड़ भी दे यार, मैं मासूम कमज़ोर सा डॉक्टर हूँ, तेरे जैसा पहलवान नहीं। अशर की पंसी पंसी आवाज़ निकली थी। जलाबीब ने इसे खुद से अलग किया था। तू नहीं जानता वो लड़की मेरे लिए क्या बन गई है अशर। वो बात अशर से कर रहा था मगर नज़रें कैनवस पे लगी राबील की तस्वीर पर टिकी थी। चल ना, अब मजनू नहीं बन, मैं आज ही मामा से बात करूँगा, अशर ने शरारत से कहा था। वो बहुत खूबसूरत हैं अशर, बिल्कुल बारिश की इन बूंदों की तरह शफाफ पाकीज़ा। इन्हें देखते हुए ही भी डर लगता है कि कहीं मैली ना हो जाए। वो ग्लास विंडो से बाहर बारिश की बूंदों को देखकर कह रहा था, जानता है इन्होंने आज तक नज़रें उठाकर मेरी जानिब नहीं देखा, और अच्छा ही किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने इनकी आंखों में देख लिया ना तो मैं कभी इनके सहर से रिहा नहीं हो पाऊँगा। और इस वक्त अशर इसे ये नहीं कह पाया था कि इसके सहर से तो अब भी आज़ाद नहीं हो सकता। लाखों की मालियत का इकलौता वारिस, खूबसूरती और वजाहत में अपनी मिसाल आप।
जलाबीब जवार, जिसे एक बार देखने वाले रुककर दोबारा ज़रूर देखते थे। वो जलाबीब कैदी था, राबील हदीद की मोहब्बत का कैदी, और कैदी कब बिला मुआवजा रिहा होते हैं। सुनो, तुमने कहा था ना मुझे जज्बा मोहब्बत से कभी जो तुम पुकारोगे, मैं इस दिन लौट आऊँगी। तो देखो ना कि कई लम्हे, कई सालों, कई सदियों से ये तेरा रास्ता तकती, ये मेरी मुंतज़िर आँखें, मेरे दिल की ये धड़कन और सांसें, बस तुम्हारा नाम लेता हूँ, यही एक विर्द करता हूँ। मेरी आंखों के साहिल पर तेरी यादों के मौजों से, तेरी तस्वीर, सूखे फूल और तोहफे, तेरी चाहत की खुशबू में अभी तक सांस लेते हैं वो सब रास्ते के जिन पे मैं और तुम साथ चलते थे। सुनो, तकमील पाती चाहतों को यूं अधूरा तो नहीं छोड़ो, मुझे मत आजमाओ तुम, चलो अब लौट आओ ना तुम। वो आज फिर अर्श की कब्र पर बैठा इससे बातें कर रहा था। आपको पता है अर्श, फरिश्ते 1 महीने की हो गई है। आज वो राबील को देखकर आवाज़ें भी निकालती है अर्श, और जानती है मेरी गोद में आने पर ही रोने लगती है। वो अर्श की कब्र पर हाथ फेरता कह रहा था, इसके आंसू मुसलसल कब्र पर गिर रहे थे। आपने मेरे साथ ये बहुत गलत किया है अर्श, आपने वादा नहीं निभाया अर्श। आप तो कहती थी मेरे साथ बूढ़ी होना चाहती हैं, आप यूं बीच राह में साथ छोड़ गई आपने अर्श। वो सिसका, अभी तो हमें बहुत कुछ साथ करना था अर्श, हमारी फरिश्ते, इसे हम दोनों की ज़रूरत है। मैं अकेला इसे नहीं संभाल पा रहा अर्श, मुझसे नहीं होता अर्श। वो ऊंचा लंबा मर्द इस वक्त बच्चों की तरह रो रहा था। अगर कोई इसे देख लेता तो इसलिए यकीन करना मुश्किल होता कि वो अंसर यज़दानी है, जिसके पीछे एक दुनिया चलती थी। एक लड़की के लिए वो यूं रो रहा था, मगर इश्क तो बड़े बड़े बादशाहों का सर अपने आगे झुकाना जानता है। हाँ, शहज़ादा रो रहा था, मगर शहज़ादी वो तो सुकून से सोई हुई पड़ी थी। वो फरिश्ते को गोद में लिए इससे बातों में मगन थी। शायद वो अर्श की कमी फरिश्ते से पूरी करने की कोशिश कर रही थी, मगर अर्श की कमी कहाँ पूरी हो सकती थी। जानती हो फरिश्ते, ये तुम्हारी मामा को बहुत पसंद थे। इसने छोटी छोटी कुछ चूड़ियाँ फरिश्ते के नन्हे हाथों में डाली थी। 2 आंसू चुपके से इसकी गाल को भिगो गए थे। जब भी फ़ोन पर मुसलसल आती कॉल ने इसकी तवज्जो खींची थी। स्क्रीन पर जलाबीब का नंबर देखकर इसने फरिश्ते को कार्ड में लिटाकर कॉल रिसीव की। कैसी हैं राबील? जलाबीब की भारी आवाज़ इसके समातों से टकराई थी। मैं ठीक हूँ, राबील ने आहिस्ता से कहा। आंसुओं का एक गोला इसके हलक में फंसा था। मैं जानता हूँ आप ठीक नहीं हैं राबील। क्या मेरा इतना भी हक नहीं राबील कि आप मुझसे अपने दुख, अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकें? मैं इसे भूल नहीं पा रही जलाबीब, वो मुझे बहुत याद आती है। वो फूट फूट कर रो रही थी। इससे ज़्यादा इसमें बर्दाश्त नहीं थी। यही चीज़ तो इतने दिनों से मिस कर रही थी, यही लहजा। आपको कौन कह रहा है राबील कि आप अर्श को भूल जाएं? आप इस तरह रोए नहीं। ये रोना अर्श को भी तो तकलीफ़ दे रहा होगा। वो अपने मखसूस लहजे में राबील को समझा रहा था। इसका दिल चाह रहा था इस लड़की के सारे आंसू अपनी उंगलियों से चुन ले, इसे सारे गम से आज़ाद कर दे। आपके आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं राबील, प्लीज़ यूँ ना रोया करें। इसकी बात सुनकर राबील होश में आई थी। ये क्या कह रहा था वो रो रही थी। इसने अपने बाएं हाथ से अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। आंसू मतलब वो सच में रो रही थी, मगर वो जलाबीब को क्यों बता रही थी ये सब? इसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा था। राबील, दूसरी तरफ से जलाबीब। राबील, दूसरी तरफ से जलाबीब इसे पुकार रहा था। अगले ही लम्हे इसने फ़ोन काट दिया। मैं जलाबीब को क्यों बता रही हूँ ये सब? वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते बैठती चली गई। जलाबीब अब भी नामहरम है, वो बड़बड़ाई थी। या अल्लाह, मुझसे जलाबीब को नहीं लेना मेरे मौला। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो ये दुआ क्यों कर रही थी। आंसू तवातर से इसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। जी तो जनाब, ये थी आज की किस्त। जल्द हाजिर होंगे अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।